हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटी और बाकी सभी सब्जेक्ट की एक सीरीज चल रही है आपके वीडियो सेक्शन में। तो आज हम लोग डीपीएसपी के सवाल करेंगे। आपने देखा था कि पिछले दिनों हमने फंडामेंटल राइट की क्लास करी थी, हालांकि वो सवाल आपने अभी किए नहीं है, जबकि अति महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको सभी एग्जाम्स के लिए जरूर करने चाहिए। आज डीपीएसपी की अगर हम लोग बात करें तो आप सब जानते हैं कि डीपीएसपी जो होता है वो भारत के संविधान के पार्ट 4 में है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। भारत के संविधान के पार्ट 4 में डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब ये राज्यों को दिए गए संविधान के माध्यम से निर्देश हैं, मतलब संविधान सरकारों को ये निर्देश देता है, तो वो ये सारे निर्देश लिखे हुए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कई बार पूछता है कि किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। आर्टिकल की अगर बात करें तो इसमें आर्टिकल है आपका 36 से शुरुआत होती है और 51 तक जाता है। तो इसका मतलब लगभग 16 आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी के बारे में है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सवालों को। कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए। पहला ही सवाल आ गया कि किस देश के संविधान से लिए गए, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सर इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो आपको बताया मैंने भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51। आगे आ जाते हैं और अगला देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात ये गैर न्यायोचित है, मतलब इनको हम कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते, मतलब ये राज्यों के ऊपर पूरी तरह ऐच्छिक है, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है राज्यों के साथ। तो ये आर्टिकल 37 है, आप सब जानते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है ना। राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 है या फिर अनुच्छेद 48। आप सब जानते हैं 48 में कहा गया है कि पशुपालन और कृषि को राज्य आधुनिक बनाएगा। आर्टिकल 44 है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी की बात की गई है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, जबकि है ना गांव में ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल 40 में है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 40। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए, तो ये आर्टिकल 44 है, समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत का पहला राज्य गोवा, अभी हाल ही में उत्तराखंड ने भी इसको लागू कर दिया है। तो आर्टिकल 44। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत कि भैया हमारे देश में कॉमन पद नहीं होंगे, मतलब जिन पदों में कार्यपालिका की शक्ति होगी उनमें न्यायपालिका की नहीं होगी, मतलब ऐसे कोई पद नहीं होंगे जिनमें दोनों से शक्ति मिलती हो, कार्यपालिका या न्यायपालिका से। उदाहरण के तौर पे डीएम के जैसे पद, एसडीएम के जैसे पद, हालांकि अभी भी ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य ऐसा प्रयास करे कि ऐसे पद नहीं होने चाहिए, मतलब किसी एक पद में दोनों शक्तियां नहीं होनी चाहिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका की। यह आर्टिकल 50 है, आप सब जानते हैं इस बात को। आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। यह कथन किसका है ना, जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं, ये कथन किसका। ये बहुत बार मैंने कराया है और ये बीच में एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए भी रखा है ना, तो आप सब इसका उत्तर भी नीचे लिखेंगे, है ना, कि ये किसने कहा था। किसी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था, किसी ने है ना ऐसा कहा था कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, कि बैंक का मन होगा तो बैंक पे करेगा। किसी ने इसे है ना पवित्र महत्वाकांक्षाएं कहा था, अंबेडकर साहब ने इसको पवित्र महत्वाकांक्षाएं कहा था, है ना। तो आपको बताना है कि ये किसने कहा था। फिर अगले सवाल पर आ जाता हूं। कह रहा पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो आप सब जानते हैं पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48A में है। कहां पे है, आर्टिकल 48A में है। 48A में अगर हम लोग बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, है ना, 1976 में, 1976 में। आगे आ जाता है, कह रहा है संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डीपीएसपी में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में है और इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वें से बता देता हूं, 39A जोड़ा गया, 42वें से ही आपका 48A जोड़ा गया, है ना,
48A आपको याद रखना है, और 42 से ही आपका 43A जोड़ा गया। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर 42वें संविधान संशोधन से 39A जोड़ा गया, जहां पे ये कहा जाता है कि भारत में जो गरीब लोग होंगे, है ना, गरीब लोगों में खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, महिलाएं और बच्चे, है ना, औद्योगिक मजदूरों को, या ऐसे गरीब लोग जिनकी 1 लाख रुपए से वार्षिक आय कम है, या फिर ऐसे लोग जो किसी प्राकृतिक आपदा के पीड़ित हैं, या फिर ऐसे लोग जो किसी सांप्रदायिक दंगे के पीड़ित हैं, उन सबको गरीब माना गया और उन सबको निःशुल्क सहायता मिलेगी। मतलब कानूनी सहायता, मतलब फ्री में एक वकील दिया जाएगा ताकि वो उससे सलाह ले सकें। इस प्रकार की बातें इसमें की गई हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, है ना। कहता है कि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करेगा, है ना। भारत हमेशा, अगर कहीं युद्ध हो रहा होगा दुनिया में, तो किसी एक गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि भारत समझौता कराने का प्रयास करेगा। भारत मध्यस्थता का, है ना, के मार्ग पर चलेगा, ना कि भारत किसी पक्ष में जाके लड़ाई झगड़े को प्रमोट करेगा। तो क्योंकि हम गांधी के देश हैं जो अहिंसा की बात करते हैं, तो भारत भी शांति और अहिंसा की बात करेगा। और ये आर्टिकल 51 है ना। इसको अंतर्राष्ट्रीय नीति भी कह देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित कौन सा है, तो यही तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति है, फॉरेन पॉलिसी है। 51 आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व का उदाहरण है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, 39 से गांधीवादी पूछ रहा है, समान न्याय और कानूनी मुफ्त सहायता। 43 सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, है ना। 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो उदारवादी हो जाएगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। आगे है ना, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग पद होंगे। तो देखो ये नहीं होगा, और समान नागरिक संहिता भी नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचा, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। गांधी जी सहकारी समितियों की या सहकारिता की बात करते थे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, 43B। उसी प्रकार से, है ना, गांधी जी पर्यावरण की भी बात करते थे, गांधी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते थे, गांधी जी ग्राम पंचायतों की बात करते थे, तो ये सब गांधीवादी है। आगे आ जाता है, आगे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना संविधान के किस भाग का हिस्सा है। तो आप सब जानते हैं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में डीपीएसपी में ही शामिल है ना। आप सब जानते हैं आर्टिकल 39 के डी में इसको रखा गया है, मतलब डीपीएसपी में ही आर्टिकल 39। संविधान का अनुच्छेद 45 मूल रूप से किससे संबंधित था, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया। आप सब जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 45 में क्या लिखा था कि राज्य, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखेगा। बाद में क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, तो यहां से वो मौलिक अधिकार बन गया, 45 खाली हो गया। तो फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 45 में लिख दिया गया, क्या लिखा गया आर्टिकल 45 में, कि भैया राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करेगा। तो पहले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा था इसमें, है ना, तो पहले बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा था, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे है, नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश राज्य को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। देखो आर्टिकल 47 है, जहां कहा गया है कि राज्य मानव जीवन स्तर को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा, मतलब ह्यूमन लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, और इसके लिए अगर चाहे तो नशीली दवाइयां, है ना, जैसे शराब जैसी चीजें आदि इनको बैन कर सकता है। तो आर्टिकल 47 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है, नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से किन 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को, है ना, किन 3 व्यापक श्रेणियों में वर्णित किया गया है। तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवाद, है ना, उदार बौद्धिक। तो आप सब जानते हैं कि कुछ इसमें समाजवादी है, कुछ इसमें गांधीवादी है, कुछ इसमें उदार बौद्धिक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ डीपीएसपी समाजवादी सोच पर या विचारधारा पर आधारित है, कुछ आपके गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, और कुछ आपके उदार बौद्धिक विचारधारा पर आधारित हैं। तो ये 3 हो जाएंगे आपके। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। चलिए, तो ये 15 सवाल थे जो मैंने आपको डीपीएसपी से कराए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग खुद करिए इन सवालों को और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन 15 सवालों को चेक कर पाए कि उसे कितने आते हैं। और हाँ, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपका, है ना, आपका क्या करना है, आपको होमवर्क का उत्तर भी देना है बच्चे।
यह कथन किसका है ना? तो मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ नेहरू, है ना, राजेंद्र प्रसाद को एलिमिनेट कर देता हूँ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इनमें से क्या होगा? बहुत सरल है, मतलब आप लगभग लगभग पहुंच चुके हैं वहां पे जो इसका उत्तर सही होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।